Good evening, students. Here I am back with a new episode of series, जहाँ पे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर नए क्लास के लिए, जो कि आप देख सकते हैं बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा, क्लास 9 का हिस्ट्री चैप्टर 1। इसकी रिक्वेस्ट मेरे पास बहुत आई थी कि सर प्लीज़ इसका वीडियो अपलोड करिए, स्टार्ट करिए इसका। तो मैंने सोचा आज चलो बच्चों की ख्वाहिश पूरी की जाए और उनकी इच्छा के साथ ये हम वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर 1, जो कि है फ्रेंच रेवोल्यूशन। कई बच्चों के मन में सवाल आता है, सर इंडिया तो पढ़ा नहीं जाता है, वर्ल्ड का हम लोग पढ़ने चले, तो ऐसा क्यों है कि हम भाई फ्रेंच रेवोल्यूशन है, आपके बुक में रशियन रेवोल्यूशन है, वो सारी बातें हम लोग क्यों पढ़ते हैं, वो भी हम लोग जानेंगे यहाँ। तो बेसिकली आप देखते हो ना, एक बेंचमार्क होता है, एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है किसी भी रेवोल्यूशन का, या आप कह सकते हो नेशनलिज्म का। आप जानते हैं इंडिया का जो हमारा नेशनलिज्म वाला था, आप यूरोप का पढ़ते हैं। तो ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है, ये मार्क करता है बिगिनिंग ऑफ द रेवोल्यूशन। जो राष्ट्रवाद होता है, नेशनलिज्म होता है, जो रेवोल्यूशन होता है, ये इसी फ्रेंच रेवोल्यूशन से, फ्रांस से शुरू होता है। फ्रांस वाले लोगों से वो कहानी शुरू होती है जिससे हम लोग रेवोल्यूशन कहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हिस्ट्री बुक आई होप सबके पास है, आप चाहें तो वीडियो के दौरान वो बुक खोल के रख सकते हैं चैप्टर फर्स्ट पेज से। मैं आपको पढ़ाने के बाद ये बता भी दूंगा कि किस पेज तक मैंने पढ़ा दिया है, ताकि आप उसे रीड करें। रीडिंग बहुत जरूरी है चैप्टर का। आप चाहे किसी का भी वीडियो देखो, कितनों का भी वीडियो देखो, अगर आप रीड नहीं करते हैं दोबारा बुक को, जो आपको बुक दी गई है, कभी भी चैप्टर क्लियर नहीं होगा, चाहे आप 10 बार 1000 बार देखो। तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो के बाद डेफिनेटली आप इस जितना मैंने पढ़ाया है उसे आप रीड करोगे तो आपको क्लियर होगा। चलिए शुरुआत की जाए। तो शुरुआत आप इसमें एक कहानी, एक बात, एक डेट है, बेसिकली एक ईयर है जिसको हम कहते हैं 1789। इस पूरे चैप्टर में यही बातें हैं कि इस ईयर जो कि हमारा रेवोल्यूशन हुआ था, हम लोग इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे। ये ईयर, इस ईयर के पहले की कहानी और इस ईयर के बाद की कहानी, यानी रेवोल्यूशन से पहले की कहानी, रेवोल्यूशन और रेवोल्यूशन के बाद की कहानी हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो बुक का जो पहला है, जहां पे आपको एक दिखाया गया है द स्टॉर्म ऑफ वर्सलाय, जहां पे आप देख रहे हैं कि एक पिक्चर दी गई है आपके किताब में, जहां पे एक फोर्ट में आग लगा दी गई है, तोड़फोड़ मचा रहे हैं लोग। तो ये क्या है और ये किस तरीके से है, आइए जानते हैं। तो हुआ क्या फ्रांस में कि एक रूमर्स फैल गया जहां पे ये कह दिया गया कि भैया जो उस समय का राजा है वो क्या कर रहा है, आर्मी को सेंड कर रहा है, आर्मी को भेज रहा है सिटीज के अंदर, और लोगों को उस तरीके से टॉर्चर किया जाएगा। ये अफवाह थी, सच्चाई इसमें कुछ भी नहीं थी, बस ये कि रूमर्स फैल गया लोगों के बीच में कि इस तरीके का सिचुएशन हो रहा है। तो भैया अब लोगों को लगा कि भाई इतना टॉर्चर, भाई एक तो राजा, मोनार्की, उसकी बात ना माना तो वैसी सजा मिलती है, और फिर उसके बाद इस तरीके का काम भी करेगा। तो लोगों ने क्या किया, एकजुट होकर के उसके खिलाफ रिवॉल्ट करना शुरू किया। अब रिवॉल्ट करने के लिए तो भाई खाली हाथ ऐसे चल नहीं देंगे, हथियार चाहिए, बंदूक चाहिए, आर्म्स चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को तोड़ना शुरू किया, वहां घुसपैठ कर करके वहां से आर्म्स को निकाला, बंदूकें निकाली, तोपें निकाली और उसके खिलाफ मोर्चा निकाला। और ये जो वर्सलाय बिल्डिंग है, वर्सलाय जो है आपका बिल्डिंग है, वो एक फोर्ट है जहां पे प्रिजन बनाया गया है, आम लोगों को रखा गया है। कोई वहां पे बहुत बड़े आदमी को नहीं रखा गया है, नॉर्मल सिटीजन्स को ही रखा गया है। तो उन्होंने क्या किया, इस फोर्ट में गए, वहां पे पूरा इसको जला दिया, बॉम्बार्डमेंट कर दिया, तबाही मचा दी, और जो वहां के प्रिजनर्स थे उसको छुड़ा करके ले आए, बाहर ले आए। और एक तरीके से, जैसे नहीं हम लोग बोलते हैं एक मार्क, हम लोग कुछ बहुत अचीव करते हैं, बहुत बड़ा करते हैं या कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करते हैं, तो उसका एक हिस्सा अपने पास रखते हो याद बना करके। तो वैसे ही इस बिल्डिंग की ईंटें वगैरह को लोगों ने अपने हाथ में रखा, अपने पास रखा, उसको एक याद के तौर पे कि हाँ हमने ऐसा कुछ किया था। तो ये आपकी कहानी उस पेज में आपको फर्स्ट पैराग्राफ है, फर्स्ट पेज पे आपको बताया गया। अब आप सोचोगे कि ये कैसे शुरू हुआ, यही चीज शुरुआत से ही आपने देखा कि ये लड़ाई और इस तरह का रूमर्स फैल गया, इसका कोई लिंक नहीं बैठ रहा है।
तो बेसिकली होता नहीं है कि क्लाइमेक्स को पहले दिखा करके एक इंटरेस्ट जगाते हैं और फिर बाद में चीजें शुरू की जाती है। तो वैसा ही कुछ आपके साथ हुआ कि क्लाइमेक्स को पहले बता दिया गया और फिर बताया जाएगा इसका बैक स्टोरी। तो बैक स्टोरी के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे और हम लोग अब चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, जहां पे हम लोग चीजों को देखेंगे कि किस तरीके से ये काम हुआ। ठीक है ना। तो अब शुरुआत होती है आपके 1789 के पहले की कहानी। तो उस समय क्या था, राजा जो था उस समय का लुइस 16 था, है ना। तो 1774 में लुइस 16 जो कि उस समय के वहां फ्रांस के राजा बने। अब भाई लुइस 16 राजा बन गए, बनते ही उन्होंने शादी भी कर ली एक ऑस्ट्रियन प्रिंसेस से। ठीक है ना, उसका नाम आपकी बुक में दिया हुआ है। ठीक है, मैरी एंटोनेट। अब भाई उसको लगा कि हम राजा बन गए, फ्रांस के राजा बन गए, तो भाई बहुत कुछ आएगा। तो जब गए देखने के लिए तो देखा कि तिजोरी एकदम खाली है, राजा की तिजोरी एकदम एम्प्टी है। तो हम जानेंगे कि एम्प्टी तिजोरी का क्या राज है, ये एम्प्टी क्यों है। एक तो पहली बात तो ये, एक तो शादी की उसने, उसका खर्चा बढ़ गया, है ना। प्रिंसेस से शादी की है तो खर्चा तो बढ़ेगा ही, फिर उसको सब कुछ मैनेज करना है। तो पैसा अब क्या है, कैसे खाली कैसे हुआ तिजोरी, ये हम जानते हैं। तो इसमें कई बातें आपको बुक में दी गई है। उस वक्त क्या था ना कि लोग बहुत लड़ते थे, वॉर्स होते थे। तो वॉर्स के एक्सपेंस को पूरा करने के लिए, आपको ही पता है कोई भी वॉर होता है उसमें कई सारे एक्सपेंस होते हैं, कोर्ट है, आपके मिसाइल्स है, आपके तोप वगैरह है, बंदूकें वगैरह हैं, वो सब की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए पैसा क्या था, यहीं से आना था, तिजोरी से आया। फिर दूसरा क्या हुआ कि आपका, है ना, फिर सेकंड क्या हुआ आपका, धीरे धीरे शुरुआत होने लगा कि जैसे तिजोरी वाला खाली हो गया, वॉर की वजह से खाली हो गया। फिर मेंटेनेंस, इतना बड़ा पहाड़ जैसा महल बना रखा है भाई। आप छोटा सा घर है हमारा, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली, अगर अपने घर की बात करें तो मेंटेनेंस कॉस्ट लगता है ना, साफ सफाई है, बर्तन वर्तन जो खाते पीते हैं वो मानना करना होता है। तो उतने बड़े महल को कहाँ से, तो पैसा कहाँ से आता है उसको मेंटेन करने का, उस तिजोरी से आता है। तो ऐसे कई वेरियस रीजंस दिए गए हैं जहां पे वो तिजोरी क्या हो गई, खाली हो गई। तो भैया अब राजा तो बन गए लेकिन खाली तिजोरी, ठन ठन गोपाल है, तो उसको भरना कैसे है, भरे कैसे। तो उस भरने और भरने के चक्कर में राजा ने क्या किया, लोकल पीपल पे हायर टैक्सेस लगाना शुरू कर दिया। टैक्स रेट या टैक्स रिजाइन को इंट्रोड्यूस किया, जहां पे उसने लोकल पीपल पे नेसेसिटी गुड्स पे हायर टैक्सेस लगाना शुरू कर दिया। जैसे आज की सरकार है ना, हमारी करंट गवर्नमेंट भी है, टैक्स के जरिए जीएसटी है, इनकम टैक्स है, उसके जरिए क्या होता है, उसकी कमाई होती है और वो कमाई कहाँ जाती है, गवर्नमेंट के पास जाती है और फिर हमारा सारा जो भी डेवलपमेंट का काम होता है गवर्नमेंट उससे करती है। तो उस समय भी लुइस किंग ने क्या किया, टैक्स रेट रिजाइन कर दिया, जहां पे लोगों पे टैक्स लगना शुरू हो गया। तो टैक्स बढ़ा दिया गया। क्यों बढ़ा दिया गया, मैंने जैसे बताया आपको कि वहां पे था कि एक तो आपको वॉर एक्सपेंस की वजह से तिजोरी खाली हो गई, मेंटेनेंस कॉस्ट करना है, तो सरकार ने लोन वगैरह भी काफी ले रखे थे, पैसे उधारी ले रखे थे। अब भाई जिससे उधार लिया है वो तो पैसा वापस मांगेगा, तो सब खर्चा है, कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस कहाँ से पूरा करें। तो भाई सब पब्लिक तो बैठी है पैसा देने के लिए, तो पब्लिक के ऊपर टैक्स लगाना शुरू कर दिया। अभी जो टैक्स का सिस्टम है ये थोड़ा सा अलग बनाया उन्होंने। जहाँ पे जो सिस्टम बनाया, जिस एरिया में बना, जहाँ पे बनाया, जिसको हम लोग फ्रांस ऑफ ओल्ड रिजाइन कहते हैं, जो कि 1789 के पहले वाला जो पीरियड है उसको कहा जाता है ओल्ड रिजाइन। उसमें क्या था, उसमें उन्होंने 3 एस्टेट में बांट दिया गया फ्रांस को। स्टेट 1 जहां पे एक का कम्युनिटी रहेगी, स्टेट 2 जहां पे दूसरी, और स्टेट 3 जहां पे तीसरी कम्युनिटी रहेगी। तो स्टेट 1 जो था वो क्लर्जी थे। क्लर्जी कौन होते हैं, जो चर्च में इन्वेस्ट कर रखे, लैंड को इन्वेस्ट, चर्च को दे रखे, अपनी जमीनों को चर्च के हवाले कर रखे हैं। स्टेट 2 वाले कौन थे, नोबिलिटी वाले, नोबल पर्सन जो थे, वो नोबल होल्डर जो थे वो थे। और स्टेट 3 जो कि सबसे कह सकते हैं सबसे ज्यादा आबादी थी उस स्टेट में, जहां पे कौन आते हैं, हम जैसे आम आदमी, पीजेंट्स, वर्कर, मिडिल क्लास, बिजनेसमैन, फैक्ट्री ओनर, इंडस्ट्रियलिस्ट, ये सारे व्यक्ति आते हैं थर्ड एस्टेट में। और उस किंग ने या उसकी गवर्नमेंट ने क्या किया
ये कह दिया कि जो थर्ड स्टेट वाले हैं सिर्फ वही टैक्स देंगे, बाकी दोनों स्टेट वाले टैक्स नहीं देंगे। तो अब तो ये बात बढ़ने लगी और विवाद की तरफ ये चीजें धीरे 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 विवादों की तरफ ये चीजें जाने लगी। तो आज इस वीडियो के लिए मैं इतना ही यहीं पे रोकूंगा आपको। पेज 1 एंड पेज 2 ऑफ द चैप्टर आप पढ़ेंगे। कोई भी डाउट होगा आप जरूर मुझे मैसेज करेंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका मेरा नंबर मिल जाएगा, वहां पे आप व्हाट्सएप मुझे कर सकते हैं जहां पे भी आपको दिक्कत होगी, ठीक है ना। और आप मुझे व्हाट्सएप, अगर आपको चाहिए कि मैं जितना टॉपिक मैंने पढ़ाया है उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन देना है या आप क्वेश्चन चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं क्वेश्चन भी आपको पर्सनली भेज दूंगा। तो इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड वॉच माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।